Hello students, welcome to the another lecture of your surface chemistry. Last class हमने characteristics of physisorption and chemisorption डिस्कस किया था. आज हम एक comparative study करेंगे और हम adsorption isotherm पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है. So we'll start with what the comparison of what physioadsorption and that is physioadsorption मतलब that is physisorption मतलब आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमीजॉर्प्शन मीन्स आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है. तो इनका कंपैरिजन पढ़ेंगे कि कैसा कैसा कंपैरिजन कर सकते हैं हम इन क्वांटिटीज को, ठीक है. तो सबसे पहले इट अराइज बिकॉज ऑफ व्हाट, इट अराइज बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल फोर्सेस. हमने पढ़ लिया था सरफेस पे मॉलिक्यूल रहता है इसलिए, और जो आके एड्सॉर्बेंट के ऊपर जो आके एड्सॉर्बेट बैठता है वो आपस में क्या बहुत ही वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं उनके बीच में, ठीक है. नेक्स्ट इन केमिसॉर्प्शन क्या है, इट इज कॉज्ड बाय व्हाट, इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. तो ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन से होता है एंड ये किससे होता है, ये आपका बिकॉज ऑफ व्हाट वैन डर वाल फोर्सेस, दैट टू व्हाट वीक, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस क्या होती है, वेरी वीक फोर्सेस होती हैं. केमिकल बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, राइट. सो इट रिक्वायर व्हाट, इट इज अ ग्रेट फोर्स, इट इज अ गुड फोर्स एंड इट इज व्हाट, दिस इज वीक वैन डर वाल फोर्सेस आर आपका थोड़ा वीक है, ठीक है. दिस इज वैन डर वाल फोर्सेस आर वीक फोर्सेस ओनली. नाउ फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड, राइट. फर्स्ट पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड. सेकंड पॉइंट व्हाट, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. ये डिपेंड नहीं करता बिकॉज वीक वैन डर वाल फोर्सेस है, मैंने बताया था आपको. क्यों नहीं डिपेंड करता, स्पेसिफिक नहीं है. कोई भी आके एड्सॉर्बेंट पार्टिकल आके बैठ जाएगा, लेट इट बी फाइन, ठीक है. कोई भी एड्सॉर्बेंट पार्टिकल बैठ सकता है. इट इज नॉट स्पेसिफिक बिकॉज बैठने के लिए उनके बीच में एड्सॉर्बेंट की सरफेस मतलब पार्टिकल के बैठने के लिए सिर्फ एड्सॉर्बेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ये आपका एड्सॉर्बेंट है, ठीक है. यहाँ पर पार्टिकल आके बैठ रहा है जब आपका, तो इस पे बैठने के लिए सिर्फ एक वीक वैन डर वाल फोर्सेस लग रही है. इनके बीच में कोई बॉन्ड अंदर घुसना नहीं है, इसको बस बैठना है सरफेस पे. तो ये स्पेसिफिक, ये इज नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है कि कोई भी पार्टिकल है आके वो बैठ सकता है, ठीक है. कोई भी, लेट इट बी कोई भी पार्टिकल. बट इन केमिसॉर्प्शन क्या होगा, स्पेसिफिक पार्टिकल. क्यों स्पेसिफिक पार्टिकल एड्सॉर्बेंट पे बैठेगा, जिसके साथ ये सरफेस अच्छा बॉन्ड, अच्छा केमिकल बॉन्ड बना पाएगा, वही पार्टिकल आके बैठेंगे. मतलब इट इज केमिसॉर्प्शन आपका हाईली स्पेसिफिक होगा, फिजिसॉर्प्शन आपका इतना स्पेसिफिक नहीं होगा, ठीक है. नाउ हमने ये सेकंड पॉइंट भी पढ़ लिया. इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. ये लिखा हुआ है, ठीक है. सॉरी, ये वाला कट गया आपका. ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ये सेकंड पॉइंट भी डिस्कस होगी. नाउ मैंने आपको बताया था इट इज व्हाट, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि पार्टिकल आके बैठ रहा है, आप हीट दे रहे हो, ये उड़ जाएगा, ठीक. पार्टिकल आके बैठ रहा है सरफेस पे, आप हीट दे रहे हो, जो पार्टिकल हैं बैठे हुए हैं आपके एड्सॉर्बेंट के ऊपर, क्योंकि उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, अंदर घुसे नहीं है, वो पार्टिकल जस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है ना. तो जैसे ही आप हीट दोगे तो आपका वापस रुक जाएगा, फिर हीट हटा दोगे तो फिर से बैठ जाएगा आके. तो मतलब ये रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकता है. इट इज नॉट एट ऑल रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, क्योंकि वंस पार्टिकल आके ऊपर बैठ गए, आप अगर टेम्परेचर भी दोगे तो क्या होगा, कुछ भी करोगे ये वापस वो पोजिशन पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पार्टिकल सरफेस जो केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे ही आपका फॉर एग्जांपल ये है, केमिसॉर्प्शन क्या होता है, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ जो एड्सॉर्ब, जैसे ये आपका एड्सॉर्बेंट पे जो सरफेस के पार्टिकल हैं, एड्सॉर्बेट जो आते हैं, एड्सॉर्बेट जो आते हैं इस पे बैठने के लिए, वो आके इसके साथ केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं. बॉन्ड बना लेते हैं मतलब इसको, जो इसका इनिशियल था स्टेट में वापस जाना, इसका फ्री होना यहाँ से इम्पॉसिबल हो जाता है. तो इट इज व्हाट, इट इज हाईली इरिवर्सिबल, और यू कैन से इट इज व्हाट, इरिवर्सिबल, क्योंकि ये केमिकल बॉन्ड बन गया. जब वंस ये केमिकल बॉन्ड बन गया, ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं चला जाएगा. और जैसे ही अगर आप टेम्परेचर दोगे तो ये रिएक्शन और स्मूथ हो जाएगा, बट ये नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है. नॉर्मल अपनी बैक टू पोजीशन पर जाएगा, इसलिए क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है. तो आई थिंक ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया. नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस. किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, गैस पे. मैंने आपको बताया था अगर कोई गैस इजीली लिक्विफेबल हो रही है तो मतलब वो गैस ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है. यही बताया था मैंने आपको. कोई गैस अगर जल्दी से जल्दी लिक्विफेबल मतलब कोई गैस आपके लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो वो क्या होगी, आराम से आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी, ये बताया था. और ये किस पे डिपेंड कर रहा था आपका, ये डिपेंड कर रहा था बेसिकली आपका नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा था. इस केस में भी ये आपका इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है. नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहा है. गैसेज विच रिएक्ट विदाउट द एड्सॉर्बेंट शो केमिसॉर्प्शन. मतलब ऐसी गैसेज जो रिएक्ट करती हैं विद एड्सॉर्बेंट, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इट डिपेंड ऑन द नेचर. अब आपका जैसे फॉर फिजिसॉर्प्शन है, ठीक है. इसमें क्या है, आपका जो गैसेज आएंगी वो डिपेंड करता है कौन सी गैसेज आ रही है, ठीक है. इट इज ऑल्सो डिपेंड, व्हाट इज रिटन हियर, इट इज रिटन हियर, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस. कैसी गैसेज आके बैठेंगी, ठीक है. नेचर क्या है गैस का, नेचर क्या है गैस का, वो कैसे पता चलेगा, वही गैस आके बैठेंगी जिनका
जो कि इजिली गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विफेबल। लिक्विफेबल मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विफेबल जो इजिली, देखो गैसेस में क्या होता है, आपका पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गैस के पार्टिकल बनाऊं, ये गैस के पार्टिकल है, बहुत दूर दूर है, ठीक है, ये गैस के पार्टिकल। इजिली लिक्विफेबल का मतलब क्या है, ये आपस में पास पास सट जाएंगे, यही तो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस तो यही है ना। मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं तो वही लिक्विड स्टेट है, दूर है तो वो गैसियस स्टेट है, बहुत टाइटली पैक्ड हो जाएंगे तो वो सॉलिड स्टेट हो जाएगा। यही तो बेसिकली अरेंजमेंट तो यही होता है ना पार्टिकल का, बहुत पास हो जाएंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, थोड़ा सा पास है तो ये आपका लिक्विड हो गया, ये आपका गैस था, राइट। सो वही गैस, ये आपका जो फिजिक्स ऑप्शन दिया आपका नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड बहुत करता है। अगर गैस कोई इजिली लिक्विफेबल है, लिक्विफेबल मतलब इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है, वो गैसेस का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होना बहुत इजी होगा। क्यों इजी होगा, क्योंकि जब गैसेस लिक्विफेबल होती हैं वो अपनी क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विफेबल होती हैं, और वंस वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे लिक्विफेबल होती हैं तो जो भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे आराम से लिक्विफेबल होगी। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स देके आपको मैंने समझाया था यहाँ पर कि जो हमने नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पढ़ा था, राइट। इसमें हमने बताया था ना कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पर डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब बाय सॉलिड डिपेंड्स ऑन व्हाट, नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा है। इन जनरली इजिली लिक्विफेबल गैसेस जिसका हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो जल्दी से जल्दी एड्सॉर्ब हो जाती है। क्यों एड्सॉर्ब हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में वीक वेंडरवॉल फोर्सेस है। दैट जो कि वीक वेंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। कब, नियर क्रिटिकल प्रेशर, जब क्रिटिकल नियर क्रिटिकल टेम्परेचर, नियर क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो आपकी वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, ये याद रखो एकदम, वेंडरवॉल फोर्सेस जो हैं वो आपकी स्ट्रांग होती हैं सबसे ज्यादा, इसलिए। और आपको पता है फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, आपकी वेंडरवॉल फोर्सेस ही होती हैं। तो वेंडरवॉल फोर्सेस जब स्ट्रांग है तो मतलब जहां वहां पर ज्यादा ओब्वियसली ज्यादा एड्सॉर्प्शन हो रहा है, फिजिक्स ऑप्शन हो रहा है, राइट। तो वही बोल के रखा है, क्रिटिकल टेम्परेचर में आपका क्या होता है, मतलब हमको सबसे ज्यादा तो गैसेस की नेचर पर डिपेंड करता है, गैसेस कैसी हैं। अगर गैसेस लिक्विफेबल हैं और विद हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, वो ज्यादा जल्दी आपकी क्या होंगी, एड्सॉर्ब हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि वैसी गैसेस का जो वेंडरवॉल फोर्सेस हैं वो स्ट्रांगर होती हैं। कब, क्रिटिकल टेम्परेचर पे स्ट्रांगर होती है, ठीक है। हमने एक्टिवेटेड चारकोल और आपका मीथेन का एग्जांपल भी एक्सप्लेन किया था। एक्टिवेटेड चारकोल का आपका क्रिटिकल फॉर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, मतलब एक्टिवेटेड चारकोल आप अगर ले रहे हो तो सल्फर डाइऑक्साइड मोर एब्जॉर्ब होगा उस पे जब वो 630 केल्विन टेम्परेचर पे लिया गया है। देन उसके बाद क्या होगा, मीथेन होगा जो 190 केल्विन टेम्परेचर, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मीथेन। एंड डाइहाइड्रोजन सबसे कम होगा क्योंकि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33 है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, ओके। तो हमने वो चीज आपको समझा दी है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हाँ ये हमने ये चीज, आई थिंक ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये वाली चीज। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट, नेचर ऑफ गैस। यहाँ पर भी ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रही है। वही गैस आके बैठेंगी जो कि एड्सॉर्बेंट की सरफेस के साथ रिएक्शन शो कर सकती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल वही गैस, यहाँ पर भी आपका नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। जो जैसे ये क्या है आपका, एड्सॉर्बेंट है, राइट। सॉरी बार बार मैं एब्जॉर्बेंट लिखती हूँ, एड्सॉर्बेंट है ना, एड्सॉर्बेंट जहां पर एब्जॉर्प्शन होता है सरफेस पे। तो जो सरफेस के पार्टिकल, यहाँ पर भी गैस हाईली स्पेसिफिक ही है, यहाँ पर भी गैस के नेचर पे ही डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है, वही गैस आके इस पे बैठेंगी जो कि इस सरफेस के साथ, जो एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल्स के साथ केमिकल बॉन्ड बना सकें, रिएक्ट कर सकें, जो केमिजॉर्प्शन शो कर सके, मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन शो कर सके, ठीक है, केमिकल एब्जॉर्प्शन शो कर सके, ठीक है, वही गैस आके बैठेंगी। तो इस केस में भी गैस पे डिपेंड करता है। तो फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। मैंने बताया था इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो इन दिस केस। यहाँ पर जो इंथैल्पी, जो हीट निकलती है व्हेन रिएक्शन होता है, आपको पता है कोई भी रिएक्शन होता है हमारा हीट निकलती है, पर जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन या फिर कुछ भी केमिकली होता है, वहां पर हीट ज्यादा निकलती है। बट जब वेंडरवॉल फोर्सेस आपकी वीक हैं तो उस केस में जब रिएक्शन हो रहा है तो दो आपका एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट तो निकलेगी ही, ठीक है। बट फिजिक्स ऑप्शन में आपके वीक बॉन्ड होते हैं, उसकी वजह से थोड़ी कम एनर्जी रिलीज होती है। तो उसकी एनर्जी क्या है, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो, दैट इज व्हाट 20 to 40 किलोजूल मोल इनवर्स इन दिस केस। एंड इन दिस केस व्हाट इट इज, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई। इस केस में हाई है क्योंकि केमिकल बॉन्ड को तोड़ना में जो एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी, और यू कैन से हीट। वही तो हुआ ना, एक्सोथर्मिक तभी तो हुआ, हीट रिलीज हो रही है। तो केमिकल बॉन्ड को तोड़ने में अगर जो एनर्जी लगेगी दैट इज व्हाट, इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। तो इस केस में केमिकल बॉन्ड आपको पता है वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसके केस में कितना होगा आपका 80 से 240 किलोजूल मोल इनवर्स एनर्जी का लेवल रहेगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी। सो ये थे आपके 5 पॉइंट्स, यहाँ पर हो गए हमारे 5 पॉइंट्स। नाउ विल गो टू द 6th पॉइंट, ठीक है।
सिक्स्थ पॉइंट क्या है आपका, हम देखते हैं। नाउ इन द सिक्स्थ पॉइंट व्हाट इज इट, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो फिजिक्स ऑप्शन है ना वो आपका लो टेम्परेचर पे होता है, मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है। फिजिक्स ऑप्शन बेसिकली क्या होता है आपका, लो टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, जो फिजिक्स ऑप्शन क्या होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं केमिज ऑप्शन में, ठीक है। तो बेसिकली लो टेम्परेचर फिजिक्स ऑप्शन के लिए मतलब कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले फर्स्ट हम एक चीज समझते हैं जो मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था, टुडे ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है आपका फिजिक्स ऑप्शन, आपको पता है फिजिक्स ऑप्शन में ये जो अगर एड्सॉर्बेंट है आपका, ठीक है, एड्सॉर्बेंट है आपका ये, तो ये एड्सॉर्बेंट में पार्टिकल्स आके आपके जो गैस पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं वो आके बैठ जाएंगे, ये फिजिक्स ऑप्शन है। ये आपस में बैठेंगे क्या, और ये आपस में बैठ गए, ठीक है। ये बैठ गए तो ये कैसे बैठ रहे हैं पता है, ये बैठ रहे हैं इनके बीच में जो इसके साथ जो अटैच होकर बैठ रहे हैं ना, यहां पर क्या एक्ट कर रहा है, एक वीक वैंडरवॉल फोर्स एक्ट कर रहा है। क्या एक्ट कर रहा है, वीक वैंडरवॉल फोर्स एक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ इस केस में बेसिकली पार्टिकल्स आके बैठे हुए हैं, सिर्फ आके बैठ गए हैं, ठीक है, कुछ और कर नहीं रहे हैं, बस इनके बीच में कोई इंटरेक्शन, केमिकल इंटरेक्शन है नहीं, बस पार्टिकल बैठे हुए हैं। और इनको बैठने के लिए जो फोर्स लग रही है वो क्या है आपकी, वीक वैंडरवॉल फोर्स है। तो ठीक है, वीक वैंडरवॉल फोर्स है। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और यहाँ पे हीट कर रहे हो, तो हीट जब होगा तो ये पार्टिकल्स यहाँ से उड़ जाएंगे, यहाँ पर बैठे नहीं रह पाएंगे, उड़ जाएंगे। बट वहीं पे अगर आप केमिकल में पढ़ो, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ये पार्टिकल आके यहाँ बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में ये सरफेस के पार्टिकल के साथ केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर पार्टिकल जब केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं और आप यहाँ पर हीट देने लगे, तो हीट देने से क्या होगा, ये आपको पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन और इफेक्टिवली होगी और स्पेस बढ़ जाएगा, उसके अंदर पार्टिकल और अच्छे से घुस जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उनके बीच में ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन हो जाएगा जब हम टेम्परेचर देंगे। सो टेम्परेचर देना इस केस में तो फेवरेबल हो जा रहा है, किसमें, आपका केमिजॉर्प्शन के केस में, केमिजॉर्प्शन के केस में, ठीक है। बट फिजिक्स ऑप्शन में आपका, जैसे आप फिजिक्स ऑप्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिक्स ऑप्शन आपका डिक्रीज कर जाएगा, फिजिक्सॉर्प्शन, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, मतलब इसका मतलब ये TION है, फिजिक्स ऑप्शन। तो यही ये पॉइंट था, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये क्या है, क्या बोल रखा है, लोअर टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर व्हाट, एड्सॉर्प्शन। लोअर टेम्परेचर जो होता है वो फेवरेबल होता है आपका एड्सॉर्प्शन में। कौन से एड्सॉर्प्शन के लिए, फिजिक्स ऑप्शन के लिए। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है आपका फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज करने लगता है। बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब और बढ़ा रहे, हीट बढ़ा रहे, तो पार्टिकल्स ऊपर जाने लगे, मतलब यहाँ पर कुछ एड्सॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, कोई वैंडरवॉल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही है, पार्टिकल को रोक ही नहीं पा रही है। तो मतलब लो टेम्परेचर पे ये फेवरेबल होता है क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता, पार्टिकल आके बैठ जाते हैं। बट जैसे इट डिक्रीजेज डिक्रीज करने लगता है जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ने लगता है। बट इस केस में मैंने आप बता दिया है कैसे होगा। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन, व्हाट एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, ठीक है। और ये हाई टेम्परेचर के साथ ही इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा जब हाई टेम्परेचर होगा तो पार्टिकल्स और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनके बीच में ज्यादा स्पेस हो पाएगा, वो अच्छे से आके बैठ पाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। यहां पर कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, ठीक है। फिजिक्स ऑप्शन में कोई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपका आके वो सिर्फ बैठ रहा है, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इसको एक्टिवेशन, हाई एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड समटाइम्स। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली होता क्या है, पहले आप वो समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका एक ग्राफ बना लेती हूं मैं, ठीक है, और ये यहां से आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका रिएक्टेंट, ये बन गया प्रोडक्ट। सो और ये मान लो एनर्जी, ठीक है। सो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक बनने के लिए ये मैक्सिमम इस लेवल तक जाना पड़ा। ये जो मैक्सिमम एनर्जी गया ना, ये मैक्सिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। सो जब हमारा वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं बीच में, मतलब रिएक्टेंट आपका फट से प्रोडक्ट बन जाता है, मतलब ऐसा बन जाता है, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बन गया, मतलब इतने छोटे से एनर्जी में कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन एक्चुअली में रिएक्शन हो नहीं रहा है, बस वीक वैंडरवॉल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। बट जब केमिकल बॉन्ड होता है तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में बहुत टाइम लगता है। पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम होकर, आपने केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ा, पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बनाएगा आपका। तो उस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए उसको जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और यही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, कंडीशन को चेंज करते हैं। टेम्परेचर जैसे बढ़ा दोगे तो क्या होगा,
इतना टाइम लग रहा था ना, इतनी एनर्जी लग रही थी यहां तक पहुंचने के लिए। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये रिएक्टेंट है, इसको इतना टाइम लगेगा प्रोडक्ट बनने में, ये रिएक्टेंट है, अभी आपको प्रोडक्ट है, इतनी एनर्जी। सो इधर से इतना कम हो गया तो टेम्परेचर दिया। वैसे हम क्या यूज करते हैं, टेम्परेचर यूज कर दिया, कैटलिस्ट कभी कभी यूज कर लेते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं, कभी प्रेशर कंडीशन को चेंज करते हैं और हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। एनर्जी इतनी सप्लाई करना भी तो हमारे लिए इजी नहीं है ना, राइट। सो बेसिकली समटाइम्स क्या होता है, आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, पर फिजिक्स जो एड्जॉर्प्शन है उसमें इसकी जरूरत ही नहीं है। कुछ केमिकल बॉन्ड तो बन नहीं रहा है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे फट से उड़ जाएंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, क्या है ये, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, नो एप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, यहाँ पर कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, यहाँ पर हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है। नाउ एट्थ पॉइंट इज व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। किसके सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एड्सॉर्बेंट की सरफेस एरिया, जिसपे आके पार्टिकल बैठ रहा है उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। सो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मैंने आपको उस दिन समझाया था, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने आके पार्टिकल बैठेंगे, उतना ज्यादा आपका एड्सॉर्प्शन होगा, चाहे वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो या केमिकल एड्सॉर्प्शन हो। सो बोथ, जितना आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे उतने आराम से वो पार्टिकल आके बैठ जाएंगे। सिमिलर इन दिस केस ऑल्सो, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी सरफेस एरिया। ये भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा it too increases with increase in, it is also it too increases, मतलब ये भी इंक्रीज कर रहा है, that's why यहाँ पे लिखा है it's also too increases with an increase in surface। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। बेसिकली इज एज सिंपल एज दैट, राइट। जितना चाहे वो केमिकल एड्सॉर्प्शन हो चाहे वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जितना बड़ा सरफेस, अब इस सरफेस में थोड़े पार्टिकल बैठ पाएंगे आके, इस बड़े सरफेस में ज्यादा पार्टिकल बैठ पाएंगे। सो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा एड्सॉर्बेंट का, उतना आराम से आपका एड्सॉर्प्शन होगा, राइट। नाउ द लास्ट पॉइंट, it result into multi-molecular layer on adsorbent surface under high pressure। जब हाई प्रेशर दोगे तो क्या होगा, देखो मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है, आपका जो पार्टिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एड्सॉर्बेंट है आपका फिजिजॉर्प्शन में, ठीक है, फिजिजॉर्प्शन में आपका ये पार्टिकल है, फिजिजॉर्प्शन, ठीक है, और ये आपका पार्टिकल है आपका केमिजॉर्प्शन में, केमिजॉर्प्शन में है आपका ये पार्टिकल है। सो क्या होता है, आपको पता है, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, केमिजॉर्प्शन में पहले समझो, पार्टिकल्स आके इसके साथ बैठे, इनके बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। इसके सरफेस, जो सरफेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है ना, इस सरफेस के पार्टिकल के साथ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस पे पार्टिकल प्रेजेंट है, ये सरफेस के पार्टिकल के साथ इनके बीच में बॉन्ड बन गया, जो आके बैठा। फिर दूसरा पार्टिकल आके और बैठा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया सरफेस के पार्टिकल के साथ, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया सरफेस पार्टिकल, इन दोनों में बॉन्ड बन गया सरफेस के पार्टिकल, इन दोनों में भी बॉन्ड बन गया, ऐसे ऐसे सब में इन्होंने सरफेस के पार्टिकल के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब और जो पार्टिकल आएंगे वो आके इस पे क्यों बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये सरफेस तो पूरी कवर हो चुकी है। वो क्यों बैठेंगे, जो पार्टिकल पहले आके बैठे थे वो इसलिए बैठे थे क्योंकि जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस थी वो इनको अट्रैक्ट कर रही थी। एड्सॉर्बेंट जो की सरफेस जो थी वो एड्सॉर्ब कर रही थी, उसको खींच रही थी अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रही थी, तभी आके इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गया। वंस इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गया, जो पार्टिकल ऊपर से आ रहे हैं वो कभी भी आके इसके ऊपर नहीं बैठेंगे। क्यों बैठेंगे, क्योंकि ये पार्टिकल के साथ सेम पार्टिकल, अगर सेम पार्टिकल ये और ये भी सेम पार्टिकल, वो आपस में आके क्यों बैठना चाहेगा, नहीं बैठना चाहेगा ना, उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड तो फॉर्म बनेगा नहीं। केमिकल बॉन्ड तो ये अंदर के सरफेस के पार्टिकल के साथ बना रहे हैं, तो ये इस केस में आपके जो पार्टिकल हैं ये सब, ये आके यहाँ पर नहीं बैठेंगे, ये सिर्फ एक सिंगल लेयर बनाएगा। किसके साथ, जो सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करके एक सिंगल लेयर होगा। बट अब आप समझो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में बेसिकली पार्टिकल आके बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं, इनके बीच में कोई केमिकल नहीं, बस बैठते हैं बिकॉज ऑफ इनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है। वो जरूरी नहीं है इसके बीच में, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस दो मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है। अगर एक टेबल पे मॉलिक्यूल रखा है, उस टेबल और उसके बीच में भी हो सकती है, या मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल साथ में भी रखें तो उनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स हो सकती है। तो एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, बैठ गया इसके ऊपर, दूसरा और मॉलिक्यूल का लेयर आएगा, वो भी इसके ऊपर बैठ जाएगा, तीसरा और मॉलिक्यूल का लेयर आएगा, वो भी इसके ऊपर बैठ जाएगा। जैसे आप डस्ट देखते हो ना, डस्ट की परत जम जाती है, ठीक है। इवन फैन, सीलिंग फैन में देखते हो ना, एकदम एक डस्ट का लेयर जम गया, एक और डस्ट का, तो वो उसमें क्या हो रहा है, आके बैठ जा रहा है, उनके बीच में कोई केमिकल इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा है। वीक क्या है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ही है वहां पर भी। लाइव एग्जाम्पल आप देखते होगे, बुक के ऊपर भी बहुत दिन तक रखे रहो तो पहले एक धूल की एक, जैसे ये बुक रखी हुई है बहुत दिन से, ठीक है, ये एक बुक है, ऐसा मान लो ये बुक है, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, इस पे एक लेयर जम गई धूल की,
उसके बाद कुछ दिन के बाद एक और लेयर जम गई, फिर एक और लेयर जम गई, एक और लेयर जम गई। तो ये क्या है, ये आपका एग्जाम्पल फिजिक्स ऑप्शन का ही है। यहाँ पर ये सरफेस जो बुक की है वो एड्सॉर्प्शन कर रही है, ठीक है। तो वैसे ही फिजिक्स ऑप्शन में क्योंकि वीक वैन डर वाल फोर्सेस होता है आपका, क्या होता है, वीक वैन डर वाल फोर्सेस, और यू कैन से वैन डर वाल फोर्सेस एक्चुअली वीक ही फोर्स है, तो वीक वैन डर वाल फोर्स है जिसकी वजह से आपका यहाँ पर पता है। तो इस केस में जो फिजिक्स ऑप्शन में आपको मल्टी लेयर दिखेंगे, क्या दिखेंगे आपको, दिखेंगे इस केस में मल्टी लेयर, क्या सॉरी मल्टी लेयर, ओके। बट इस केस में आपको दिखेंगे केमिस्ट ऑप्शन में सिंगल लेयर, क्या दिखेगा, सिंगल लेयर दिखेगा आपको, ठीक है, सिंगल लेयर दिखेगा इस केस में। यही बोल के रखा है, जो हमारा लास्ट पॉइंट यही है, क्या है, इट रिजल्ट इन मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। और ये सारी चीजें कब होगी, हाई प्रेशर में होंगी। हाई प्रेशर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, आराम से आ रहे हैं, बैठ रहे हैं इसके ऊपर, तो मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तो ऐसा हो गया। हाई प्रेशर में ज्यादा मल्टी मॉलिकुलर लेयर दिखेंगी आपको, मल्टी लेयर दिखेंगी। बट यहाँ पर जितना भी प्रेशर हाई हो या कुछ भी हो, इट रिजल्ट्स इन व्हाट, यूनिमॉलिकुलर लेयर, एक ही लेयर बनेगी, क्योंकि मैंने बता दिया क्या कॉन्सेप्ट है बिहाइंड इट, राइट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बहुत सिंपल है, जो कि मैं आपको बहुत जल्दी समझा दूंगी। विल ट्राई हाउ मच वी कैन कंप्लीट, ओके। सो बेसिकली क्या होता है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में, हम क्या करते हैं, हम वेरिएशन लेते हैं। व्हाट, देखिए एक ग्राफ देख लो, x/m/p का ग्राफ लेते हैं और इसको प्लॉट करते हैं, दैट इज व्हाट आइसोथर्म। आइसोथर्म वो होता है जब भी हम कोई प्लॉट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, ये सब मत देखो, इग्नोर, ओके। जैसे आप देखो कोई अगर आप प्लॉट ले रहे हो, कुछ आपने यहाँ पर कुछ पुट किया है, यहाँ पर भी कुछ पुट किया है, और आपने कोई ग्राफ बना दिया और आपने बोला टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है आपका। तो जो भी कर्व मिलता है बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, जो भी कर्व मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, यहां पर लिख देती हूं, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म्स, उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं। मीन्स व्हेन यू आर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट एंड वेरिंग द टू क्वांटिटीज, यू आर गेटिंग अ कर्व, दैट कर्व इज कॉल्ड एज व्हाट, आइसोथर्म। ये कर्व को आइसोथर्म बोलते हैं व्हाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, और जब कोई दो क्वांटिटी को वेरी कर रहे हो। सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज दिस एक्चुअली। सो द वेरिएशन इज द अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब बाय एड्सॉर्बेंट, ओके। Adsorbent with pressure at constant temperature can be expressed by means of what, curved term as adsorption curved term as adsorption isotherm। क्या बोला है, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस, कितना गैस एब्सॉर्ब हो रहा है, किस पे, एड्सॉर्बेंट पे, विद व्हाट, विद प्रेशर, प्रेशर के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट किया है, एट कांस्टेंट व्हाट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कैन बी एक्सप्रेस बाय मीन्स ऑफ व्हाट, एक कर्व के टाइप में एक्सप्लेन किया, उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म तो मैंने बता दिया, दो क्वांटिटी रखेंगे आपके ग्राफ में और एक आपको कर्व मिलेगी, उस कर्व को हम बोलते हैं आइसोथर्म, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है आपका क्या हो रहा है, वेरिएशन। वेरिएशन किसमें हो रहा है, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, किसने एड्सॉर्ब किया, बाय एड्सॉर्बेंट, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राफ ले लो, ठीक है, यहां पर अमाउंट ऑफ गैस, यहां पर हम शॉर्ट में लिख देती हूं मैं, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड बाय एड्सॉर्बेंट, ठीक है। शॉर्ट में आपको शायद इतना क्लियर नहीं पता चलेगा, बस मैंने ये लिखा है यहां पर, ऐसे देख लो, ठीक है। मैंने लिखा है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय एड्सॉर्बेंट, ये क्योंकि एक्स एक्स पे मैंने जानबूझ के लिखा है पूरा ताकि आपको समझ आए, विद व्हाट, विद प्रेशर। एंड जब हम ये पुट करेंगे जितना अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, ये एड्सॉर्बेंट है सरफेस, इस पे कितना गैस एब्सॉर्ब हुआ है, ठीक है, वो जब हम कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए हम इसको और प्रेशर एट व्हाट, एट क्या लिखा है, द वेरिएशन इन द, किसमें वेरिएशन करना है हमको, इन द अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब बाय द एड्सॉर्बेंट विद व्हाट, विद प्रेशर, कितना प्रेशर के साथ कितना चेंज हुआ है, एट कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है आपका टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आपने पढ़ा होगा क्या, ये आपकी 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, गैसेस स्टेट्स ऑफ, जो लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, सॉलिड नहीं, सॉलिड तो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, द स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, क्लास 11th में चैप्टर, उसमें पढ़ा होगा अपने कांस्टेंट आइसोथर्म क्या होता है। सो कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो कर्व मिलता है उसको, क्योंकि नॉर्मली जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आपका और दो क्वांटिटी को आप वेरी करते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं आइसोथर्म, राइट।
और अगेन आप यहाँ पर आप अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय एड्सॉर्बेंट और प्रेशर के बीच में प्लॉट कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आइसोथर्म है, आइसोथर्म यूज हुआ है, उसको हम बोल रहे हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आएगी ना। एक फ्रेंडलिच हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1909 में gave empirical relation between the quantity of gas absorbed by unit mass of solid of adsorbent and pressure at a particular temperature. The relationship can be expressed by the following. जो फ्रेंडलिच, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपका इनका स्पेलिंग तो आप देख लो क्या है, फ्रेंडलिच, स्पेलिंग डजंट मैटर, बट साइंटिस्ट का नाम याद रहना चाहिए, काम याद रहना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो फ्रेंडलिच ने अपनी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दी, ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दी, तो इन्होंने जो अपनी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दी उसमें क्या बोला, हम देखते हैं, पढ़ते हैं एक स्टेटमेंट पहले। उन्होंने 1990 में अपनी स्टेटमेंट दी और कहा कि व्हाट ही डिड, एक इंपेरिकल रिलेशन दिया, इंपेरिकल मतलब आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, थोड़ा इंपेरिकल रिलेशनशिप दिया बिटवीन व्हाट, क्वांटिटी ऑफ गैस जो एब्जॉर्ब हो रही है पर यूनिट व्हाट, मास, कितने मास में गैस एब्जॉर्ब हो रही है, बिटवीन व्हाट एंड प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर और कितनी गैस एब्जॉर्ब हो रही है बाई मास। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो गैस एब्जॉर्ब हो रही है x, ठीक है, कितने मास में, उसको m मान लिया, मतलब द गैस एब्जॉर्ब पर यूनिट मास, ये मान लिया, कितने टेम्परेचर पे, एट व्हाट टेम्परेचर, सॉरी एट प्रेशर, एट कांस्टेंट, क्या किया, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया। सो बेसिकली यही बोला है इसने क्या बोला, इंपेरिकल व्हाट, गेव एन इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाई, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब हुई, सो क्वांटिटी ऑफ गैस को एब्जॉर्ब करने को x माना, बाई यूनिट मास से डिवाइड किया, ऑफ किसका, सॉलिड एब्जॉर्बेंट, जो सॉलिड एब्जॉर्बेंट, मतलब फॉर एग्जांपल ये सिर्फ उसने बताया जब आपका एब्जॉर्बेंट सॉलिड है, सॉलिड एब्जॉर्बेंट में कितनी गैस जो एब्जॉर्ब हुई उसको माना x, कितने मास में हुई उसको माना m, ठीक है, इसको माना कितनी एड्सॉर्ब्ड हुई, ठीक है, गैस कितनी एड्सॉर्ब हुई, गैस मतलब गैस कितनी एड्सॉर्ब हुई, m को क्या माना, मास कितने मास में एब्जॉर्ब हुई, मतलब गैसेस आगे इस पे बैठ रही है तो कितने मास में ये गैस एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये माना, ठीक है, एट व्हाट, एंड क्या पुट किया, एंड पुट किया प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो उसने फ्रेंडलिच आइसोथर्म बेसिकली व्हाट, इट गिव्स एन इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, द क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर यूनिट मास, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब हुई पर यूनिट मास, एंड प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर इज व्हाट, कांस्टेंट। सो द रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग वे, दैट इज x by m। इसकी जो इसने रिलेशनशिप दी, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया, वो क्या दिया आपका, देखो x by m इज इक्वल टू k डॉट p टू द पावर 1 by n, वेयर n इज इक्वल ग्रेटर देन 1। ये आपको समझाएंगे क्यों होता है ये, x by m इज इक्वल टू k डॉट p टू द पावर 1 by n, और यहाँ पर जो भी n की वैल्यू है वो मैं आपको आफ्टर बट समझाऊंगी कि क्यों होता है, ठीक है, क्या वैल्यू है वो सब छोड़ो अभी, एंड बेसिकली आपका एक इंटीजर मान लो अभी के लिए, ठीक है, इंटीजर तो आपको पता ही है, नॉर्मल वैल्यूज, राइट, जैसे 0 1 2 3 4 लाइक दैट, यू अंडरस्टूड। सो इसके बीच में क्या किया, इसने एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाया और बोला इस यही इंपेरिकल फॉर्मूला में दिया है, x क्या है आपका, x गैस एब्जॉर्ब हुई, मास कितने मास में एब्जॉर्ब हुई, k आपका कांस्टेंट है बेसिकली, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, p व्हाट, प्रेशर, एंड 1 by n, ये हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर, देखो x इज व्हाट, मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब, वही मैंने जो बोला, कितना, x क्या है आपका, मास ऑफ द गैस कितना एब्जॉर्ब हुआ, m क्या है, मास, सॉरी x क्या है, मास ऑफ द गैस एब्जॉर्ब ऑन मास, it is the mass of the x is what, it is the quantity of the gas और mass of the gas absorbed on mass m, ठीक है, of adsorbent, कितना मास ऑफ गैस आपका एब्जॉर्ब हुआ है, मतलब गैस का जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसका कितना मास है, और कितने मास एब्जॉर्बेंट के कितने मास पे वो एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, वो बोला, ठीक है, एंड किस पे, वेयर एट पर्टिकुलर प्रेशर p, k एंड n बोथ, जो k और n है वो आर कांस्टेंट है, विच किस पे डिपेंड कर रहे हैं, विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, जो k है और n है वो आपके कांस्टेंट है, और वो बेसिकली नेचर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं आपके इस पर्टिकुलर की जो एब्जॉर्बेंट है अगर इस पे डिपेंड कर रहे हैं, क्या k और n आपके इस पे डिपेंड कर रहे हैं। सो बेसिकली m जो x है वो x आपका क्या है, कितना मास, गैस का कितना मास एब्जॉर्ब हुआ है, जैसे गैस, ये सब गैस है, गैस के पार्टिकल, कितना मास इस गैस का एब्जॉर्ब हुआ है, और m क्या है, m है
कितने मास ऑफ एड्सॉर्बेंट पे एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, प्रेशर एट व्हाट प्रेशर एब्जॉर्ब हुआ है, और के और एन आपका क्या है, कांस्टेंट है, जो कि डिपेंड करता है किस पे, आपके इस सरफेस एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे डिपेंड करता है। यही था इसमें, इतना इसने बोला। सो ये क्या है, दिस रिलेशनशिप इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ कर्व। एक कर्व के फॉर्म में एक रिलेशनशिप को हम प्रेजेंट करते हैं, वेयर मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट, जो मैंने आपको बताया, जैसे मास ऑफ द गैस, दैट एक्स इज व्हाट, मास ऑफ द गैस पर मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी एड्सॉर्बेंट, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट प्रेशर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। दीज कर्व्स, ये कर्व जो होती है, इंडिकेट्स एट अ पर्टिकुलर प्रेशर दैट एट अ फिक्स्ड प्रेशर, ये जो कर्व हैं जो आ रही है, ये कर्व ये बताती हैं एट फिक्स्ड प्रेशर जो क्या हो रहा है, देयर इज अ व्हाट, डिक्रीज इन व्हाट, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। एक फिक्स्ड प्रेशर के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस आपके फिजिकल एब्जॉर्प्शन में, विद इंक्रीज व्हाट, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये बता रहा है आपको। These curves always seems to approach saturation at high pressure। अब मैं आपको एक चीज, ये ग्राफ समझाती हूँ। ये ग्राफ ये है आपका x by m, आपको अच्छे समझ में आ गया x by m क्या है, और आपके प्रेशर के बीच में ग्राफ है। और आप एक चीज नोटिस करोगे, ये आपका x by m और आपका ये ग्राफ, जैसे नंबर ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन दी सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट और अलॉन्ग विद प्रेशर, जैसे प्रेशर बढ़ता है आपका गैस भी बढ़ रहा है। एक टाइम के बाद ये सैचुरेशन अटेंड कर लेगा। क्या कर लेगा, सैचुरेशन अटेंड करेगी। फिर जितना भी प्रेशर बढ़ा लो, ये आपका सैचुरेटिव वैल्यू आ जाएगी। ये आपने इन्होंने चेक किया किस पे, इन्होंने चेक किया 273 केल्विन टेम्परेचर, कांस्टेंट रखा टेम्परेचर, ये कांस्टेंट रखा और ऑब्जर्व किया x by m और इसका वेरिएशन, ये बड़ा एक टाइम के बाद कांस्टेंट रखा। फिर उन्होंने दूसरा टेम्परेचर लिया 244 के टेम्परेचर लिया और देखा कि इसमें भी बढ़ रहा है, एक पॉइंट के बाद आके ये कांस्टेंट हो जा रहा है। देन थर्ड एक और उन्होंने टेम्परेचर लिया, दैट इज 195 के, मतलब पहले सबसे ज्यादा 273 केल्विन टेम्परेचर लिया, फिर 244 केल्विन पे भी टेस्ट किया, फिर 195 पे टेस्ट किया और देखा ये बढ़ रहा है और एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ रहा है। तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये बताया कि x by m और ये जो p का वेरिएशन है, टेम्परेचर जैसे जैसे इसके लिए भी ऐसे बढ़ा और एक टाइम के सैचुरेशन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम था, ये वैल्यू सबसे ज्यादा पहुंची, सबसे पीक पे पहुंची, राइट। फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर कम किया, मतलब 195 पे क्या था आपका, सबसे ज्यादा हाई पे पहुंची, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये वैल्यू थोड़ी कम आ गई, नीचे बनी। देन अगेन क्या हुआ, हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, 273 कर दिया, तो ये वैल्यू अगेन नीचे आ गई, और हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी। मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, ये जो वैल्यू है, ये जो वेरिएशन है वो डिक्रीज कर रहा है। और ये जो कर्व्स हैं, इनको क्या कहा, एड्सॉर्प्शन, क्या बोला इनको बोला एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोला। आइसोथर्म इसलिए बोला क्योंकि बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट हम लोग ये लाइंस गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी, ये सारी चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज भी पढ़ लेंगे, शायद हम कंप्लीट कर लेंगे, एंड एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन भी पढ़ लेंगे। सी देखिए, हमको टाइम जरूर लग रहा है, पर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जब आप एनसीईआरटी पढ़ें, आपको एकदम चीजें बाई हार्ट हो जाएंगी अगर आप लेक्चर अच्छे से सुन रहे हैं तो। सो स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।